कि इस वाले केस के अंदर जो लाइट रे हमारी है वो बैंड हो जाएगी नॉर्मल से अभी, क्योंकि रेयर में जा रही है जी। और जो एंगल आर होगा वो आई से बड़ा होगा। तो अगर एंगल आई इतना है तो आर इतना है, ये आर है सॉरी। और अगर नेक्स्ट रे की बात करेंगे, इसकी अगली रे की बात करेंगे, मान लो अगली रे हमारे पास ये वाली है, तो इसका आई और बड़ा हुआ तो आर और बड़ा हुआ, फिर आई और कर दिया बड़ा तो आर और बड़ा हुआ, ऐसे करते करते आई बढ़ता रहेगा, आर बढ़ता रहेगा। और जब लाइट रे फॉल करेगी एक पर्टिकुलर एंगल पर, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, तो आर बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा इस वाले केस में, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा तो एंगल आर कितना हो जाएगा जी, आर 90 90 डिग्री। हो जाएगा जी। अच्छा ये तो नॉर्मल फिनोमेना हो गया जी, यहाँ पे आर बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो गए, क्योंकि हमेशा आर आई से बड़ा ही होगा जी, क्योंकि लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, और रेयर का हमेशा लाइट रे बैंड बैंड करेगी नॉर्मल से अवे, तो एंगल आर लगातार बढ़ता जाएगा जी। अब ऐसा करते 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 आई बराबर सी पर आर 90 हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ही जो हमारा ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इसका नेचर बदल जाता है, याद है सभी को। इसके बाद क्या होता है कि इस पे जो लाइट रे सी पे पड़ रही है वो तो 90 पे चलेगी, लेकिन जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से बड़ा हुआ उसका क्या हुआ जी, यार तो इसके बाद क्या हुआ, जो हमारा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ना, ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ना, अब ये बिहेव करेगा एज ए मिरर, ये बिहेव करेगा एज मिरर, क्योंकि एंगल आर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 90 हो सकता है, इसके आगे तो बढ़ नहीं पाएगा जी। तो इसके आगे की जितनी भी रे होंगी ना वो डेंसर से जाएंगी और डेंसर में ही वापस आ जाएंगी, बाहर जा नहीं पाएंगी जी। और इस वाले केस में जो हमारा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ये एज ए कैसे बिहेव करेगा, प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर की तरह मेरे बिहेव करेगा। और जब ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा तो अब क्या हुआ जी, कि जो लाइट रे इंसिडेंट ऐसे करके आएगी अब वो इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर ऐसे वापस आ जाएगी, जो ऐसे करके जाएगी वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे करके वापस, ये हर डायरेक्शन में होगा। तो लाइट रे खाली कहां तक बाहर निकल सकती है, मैक्सिमम कहां तक बाहर निकल सकती है, यहां से लेके क्रिटिकल एंगल तक, इतने पार्ट से ही लाइट रे खाली बाहर निकल सकती है, इसके बाद से लाइट रे बाहर नहीं निकलेगी। ऐसा सिर्फ एक तरफ होगा, हर तरफ होगा ये कहानी, हर एक तरफ होगा। ऐसी कहानी एक तरफ होगी हर तरफ होगी, ऐसी कहानी एक तरफ होगी हर तरफ होगी, इन ऑल डायरेक्शन। इन ऑल डायरेक्शन, इधर भी ऐसे होगा, इसके इधर भी ऐसा होगा, मेरी तरफ भी ऐसा हुआ, हर तरफ 3D में हुआ पूरा। अच्छा अगर ऐसा 3D में हुआ तो इसकी शेप कैसे नजर आएगी, शेप अगर ऐसा 3D के अंदर कोनिक। हुआ तो इसकी शेप कैसे नजर आएगी, इसकी शेप नजर आएगी कॉनिकल। मैं आपको नेक्स्ट में कॉनिकल शेप दिखाता हूँ, देखो ध्यान से, आपको मैं यहाँ पे कॉनिकल शेप दिखाता हूँ कि इसकी शेप बनेगी कॉनिकल ऐसे करके, देखा ध्यान से जरा। पहले एक बार थोड़ा सा पानी बना दे, डेंसर मीडियम कर दे, तो ये पानी हो गया जी। और ये पानी, इस पानी की खास बात क्या पता है आपको, इस पानी की खास बात पता है क्या आप लोगों को, यस सर। क्या, हाँ जी बोलो भाई क्या। सर आपने इस पानी की बेटे खास बात यह है कि ये गीला पानी नहीं है, सूखा पानी है जी, वरना फैल जाता ना, इसलिए। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, तो ऐसा बेटा हर तरफ होगा जी। देखो ये लाइट रे ऐसे गई, मैक्सिमम सी तक लाइट यहाँ तक बाहर जाएगी, मैक्सिमम सी तक लाइट यहाँ पे बाहर जाएगी। ऐसा जब हर डायरेक्शन में होगा तो ये जो शेप बन जाएगी ना ऐसे करके कॉनिकल शेप बन जाएगी ऐसे, क्योंकि ऐसा हर डायरेक्शन में हो रहा है। और ये जो एंगल होगा ना, ये जो एंगल होगा, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल किसके आई बराबर के। होगा, आई बराबर, आई तो आई किसके बराबर होगा जी, आई किसके बराबर होगा, आई तो होगा, पर ये आई किसके बराबर होगा, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद की जो सी पे पड़ेगी वो तो ऐसे 90 पे चली जाएगी, और जो इसके बाद की रे जाएंगी वो तो बाहर जा ही नहीं पाएंगी, उनका तो टी आई हो पाएगा जी, वो तो ऐसे जाएंगी और ऐसे आ जाएंगी। तो खाली इतने एरिया से, देखो ध्यान से, इतने एरिया से लाइट बाहर निकलती है, इतने एरिया से लाइट बाहर निकलती है, इतने एरिया से लाइट बाहर निकलेगी, इसके बाद के किसी भी एरिया से लाइट बाहर नहीं जाएगी। क्या सभी को फिनोमेना समझाया भाई टीआईआर का, ये मैंने लास्ट क्लास में यस ही सर। पढ़ाया था, बाकी लोग बताओ सभी लोग, अभी अर्जुन सिंह जी कुछ तो समझाया भाई, अर्जुन सिंह जी, हाँ सर। अदिति कौशिक, आयुष गोयल, हर्षिता कोहली, नीतू, सायमा, सबको पॉइंट क्लियर है भाई। परिणीता जी आपको कुछ बात समझाएगी,
यस सर। ठीक है जी, ये हमारा TIR था, हमने लास्ट क्लास में बच्चों को पढ़ाया था जी। और यहाँ से हमने एक फॉर्मूला निकाला था, म्यू बराबर में 1/साइज। और मैंने यहाँ से एक फॉर्मूला से एक बात बताई थी कि जितना जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतना उस मीडियम का क्रिटिकल एंगल स्मॉल होगा, क्योंकि दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। तो मोर म्यू लेस सी, जितना म्यू बड़ा हुआ उतना क्रिटिकल एंगल छोटा हुआ जी। और जितना क्रिटिकल एंगल छोटा हुआ उतने TIR होने के चांस ज्यादा होंगे कम होंगे? जितना क्रिटिकल एंगल छोटा ज्यादा हुआ, होंगे। तो जितना क्रिटिकल एंगल छोटा हुआ उतना TIR होने के चांस ज्यादा होंगे। इजीली हो जाएगा ना, कम एंगल पे हो जाएगा TIR। क्या सभी को मेरी बात समझ आती है भाई? बोलो भी नितिन जी। यस सर। सबको पॉइंट क्लियर है? साइमा जी, शीतल जी, शीतल जी आवाज आ यस रही है सर। मेरी? समझ में आया तो कुछ पॉइंट? यस सर। बाकी मैं लास्ट क्लास का लेक्चर भी डाल दूंगा आपके लिए आज, ठीक है ना। ये मैंने थोड़ा सा बता दिया कि मैंने लास्ट क्लास में ये पढ़ाया था, उसकी 2 एप्लीकेशन भी पढ़ाई थी, वो आपको लेक्चर के अंदर मिल जाएंगी। अब मैं शुरू कर रहा हूँ तीसरी एप्लीकेशन की। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग द थर्ड एप्लीकेशन। और थर्ड एप्लीकेशन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाला इसी पर बेस्ड है हमारा थर्ड क्वेश्चन। और ये थर्ड क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में आया हुआ है, और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ है। बोर्ड में कैसे लैंग्वेज लिखी थी बताऊंगा जी, और नीट में क्या लैंग्वेज लिखी थी बताऊंगा जी। लैंग्वेज का फर्क था, क्वेश्चन डिट्टो सेम था। तो जो समझ गए थे नीट वाले बच्चे वो कर गए, और जो नहीं समझ पाए वो कोई बात नहीं, रहेगा जी। अब ध्यान सुनना, क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल ध्यान सुनना जी। क्वेश्चन ये कि हमारे पास, सबसे पहले बोर्ड का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, बोर्ड में क्या लैंग्वेज लिखा था, ध्यान सुनना। ये ऐसे करके हमारे पास एक ये सरफेस है, और ये नीचे डेंसर मीडियम है, और इस डेंसर मीडियम का जो म्यू है ना वो 4/3 है। क्वेश्चन में गिवन था जी, तो इसका म्यू क्वेश्चन में गिवन था 4/3। क्वेश्चन बहुत सरल था जी, और क्वेश्चन में ये बोला था कि इसके बिल्कुल बॉटम पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये रखा जी ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। और इसकी जो गहराई क्वेश्चन में दे रखी थी, कि इसकी जो गहराई है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, द डेप्थ ऑफ दिस लिक्विड इज, या ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर। चलो इसकी डेप्थ h ले लेते हैं, h, इसकी डेप्थ h गिवन थी जनरल फॉर्म में भी। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है, और म्यू की कुछ वैल्यू ले ली क्या? चलो h ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, चलो वैल्यू ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, म्यू दे रखा है 4/3, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में पूछा गया था, लैंग्वेज लिख लो सब लोग, क्वेश्चन लिखो पहले, कि फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दैट एरिया। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द रेडियस, और क्वेश्चन में एक बार बोलूंगा, ध्यान से लिखना क्वेश्चन, कि फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दैट एरिया, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दैट एरिया फ्रॉम विच। सर एक बार शुरू से बोल दीजिए। ये मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, तो मैंने कुछ बोला ही नहीं साइमा जी। देखो, फाइंड आउट द सर रेडियस, मेरा कोई नहीं दोबारा लिखो जी, वंस मोर, दिल मांगे मोर लिखो। फाइंड आउट द रेडियस, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दैट एरिया, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दैट एरिया फ्रॉम विच द लाइट विल इमर्ज आउट, फ्रॉम विच द लाइट विल इमर्ज आउट। लाइट विल के बाद क्या है? लाइट विल इमर्ज आउट, इमर्ज आउट, EMERGED, इमर्ज आउट, ठीक है भाई। सबने क्वेश्चन लिख लिया क्या? यस सर। तो चलो बिस्मिल्लाह करो क्वेश्चन को जी, आंसर निकालो, ट्राई करो, फिर मैं ट्राई करता हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, सारा कंसेप्ट आपको मैंने पहले ही बता दिया, अब क्वेश्चन करना बड़ा सिंपल तैयार नहीं है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। फिर आपको और भी बड़ा बढ़िया से इसमें टॉपिक कराऊंगा जी, एक और एप्लीकेशन कराऊंगा बढ़िया से। आपको एरिया निकालना है, जिससे एरिया से लाइट बाहर इमर्ज आउट होगी, उसका एरिया का रेडियस निकालना है। एरिया भी निकालना, सिर्फ रेडियस ही निकालना है।
रेडियस निकल जाएगा तो एरिया पाई आर स्क्वायर, क्वेश्चन गलत, इसलिए खाली रेडियस निकाल दो। अभी हो गई क्या, आंसर आएगी होने वाला है। होने वाला है, ठीक है जी, जल्दी से करो, सभी लोगों ने जल्दी ट्राई करना जी। सर आ गया आंसर। आ गया जी, बाकी लोगों और किसी का आंसर आया भी, एनी अदर स्टूडेंट, पर आपका आंसर जी, तरनप्रीत जी आंसर आया कुछ, ये सर 30/4 आ रहा है मेरा। अभी चेक करते हैं जी। आयुष गोयल, आंसर बोलना नहीं है, आंसर आया है आयुष गोयल जी आपका, आयुष गोयल जी आवाज आंसर आया कुछ, अर्णव जी, अर्णव जी आंसर आया कुछ बेटा, नो सर अभी नहीं आया। इंदु जी, नीतू जी, इंदु आंसर आया आपका, सर मैंने लास्ट वाली क्लास अटेंड नहीं की थी। लास्ट वाली क्लास अटेंड नहीं की थी, कोई बात नहीं जी, मैं उसका वीडियो डाल दूंगा जी, कुछ चिंता मत करो। इंदु जी आपका आंसर आया क्या, यस सर। ओके जी, और आपका साइमा शालू, शीतल, शिवांश, चलो जी चेक करो मेरे साथ जी, ठीक है मेरे साथ चेक करना। अच्छा एक बात बताओ, लाइट मैक्सिमम कहाँ तक, कितने एंगल तक बाहर जाएगी, मैक्सिमम कितने एंगल तक बाहर जाएगी, क्रिटिकल एंगल तक। क्रिटिकल एंगल तक जाएगी बस, लाइट मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल तक ही बाहर जा सकती है, इसके बाहर तो जाएगी नहीं, तो ये एंगल जो होगा सी के बराबर होगा, आवाज नहीं आएगी किसी की भाई, जल्दी जल्दी बोलो, यस सर। और ये एंगल सी होगा तो क्या ये एंगल भी सी ही होगा, यस सर। अच्छा ये एंगल सी होगा, ऐसा ऐसा एक ही तरफ होगा, हर तरफ ऐसा होगा, सर हर तरफ। ऐसा हर तरफ होगा, सी तक की लाइट बाहर जाएगी, ऐसा हर तरफ होगा, और ये 2 डायमेंशनल में होगा, पूरे 3D में होगा, 3D। पूरी 3D में होगा, तो इसकी कॉनिकल शेप बनेगी कि नहीं बनेगी, ये ट्रायंगुलर शेप बनेगी, ये जो शेप बनेगी ट्रायंगुलर बनेगी या कॉनिकल। कॉनिकल शेप बनेगी नहीं बनेगी, सबको बात में आती है, हर्षिता जी बात में आ रही है आपको, तो ऐसे करके कॉनिकल शेप बन जाएगी, ऐसे करके जी, सबको बात समझ आ रही है भाई, ये अकेले मैं सीख रहा हूँ, बाकी लोग भी सीख रहे हैं जी, आवाज नहीं आ रही किसी की भाई, यस सर। तो ये कॉनिकल शेप बनेगी, ये बात सभी को समझ में आती है, यस सर। ओके जी। अब मुझे स्टोन का जो ये वाला एरिया होगा, सर्कुलर एरिया होगा, ये सर्कुलर एरिया होगा कि नहीं होगा, ये एरिया सर्कुलर होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोला करो जी, यस सर। जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्स दोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जी। यस सर। अच्छा जी, अब मुझे इसकी त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या समझते हो, मुझे इसका Yes, रेडियस sir. इसका मुझे रेडियस निकालना है जी। अब मुझे रेडियस कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनना मेरी बात,
ये जो एंगल है वो सी है। अच्छा, हमें इसकी गहराई दे रखी है, ये वाली गहराई एच, यस सर। और हमें आर निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनो सभी लोग, अब क्वेश्चन खत्म हो गया जी, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो जी, अगर मुझे निकालना है आर, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा टेन सी। टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर इज द आर एंड बेस इज द एच। हाँ या ना? क्या सभी लोग इस बात से Yes, sir. वेरी गुड जी। तो टेन सी बराबर आर बाई एच। अच्छा, मुझे तो यहाँ से आर ही निकालना है, रेडियस ही निकालना है, तो बन जाएगा एच इंटू में टेन सी। अब मुझे यहाँ से सी चाहिए भाई, सी। अच्छा, म्यू मुझे दे रखा क्वेश्चन में, अब ध्यान से मेरा सुन, म्यू का फार्मूला होता है वन बाय साइन सी। हाँ या ना? Yes, sir. ओके जी, बहुत बढ़िया जी बात। अच्छा, म्यू बराबर वन बाय साइन सी, तो साइन सी हमारे पास बन गया वन बाय म्यू एंड द म्यू इज द 4/3। तो क्या मुझे यहाँ से साइन सी की वैल्यू मिल गई? Yes, sir. तो साइन सी मुझे मिल गया 3/4। हाँ या ना? सब लोग समझते हो इस बात को जी? अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा ही दिमाग लगाना। ज्यादा दिमाग लगाना भी कई बार हानिकारक होता है जी। हम ऐसे करके एक त्रिभुज बना लेंगे। अगर ऐसे त्रिभुज समझते हो? त्रिभुज, Yes, sir. Triangle. ट्राइंगल जी। तो आप लोगों की हिंदी बहुत ही अच्छी है। और ये कोण को हम सी मान लीजिए, मतलब एंगल, इस एंगल को सी मान लें। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज द 3 एंड द हाइपोटेन्यूज इज द 4। तो यहाँ से बेस निकालें तो बेस कितना आएगा बताओ? √7। तो यहाँ से अगर बेस निकालेंगे तो रूट में इसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर, 16 में से 9 माइनस कर दो, तो 16 में से 9 गए 7 बचते क्या? तो √7। बिल्कुल ठीक है अनुराग जी, आ गया आंसर जी। एच हमारे पास आ गया जी 10, और 10c का फॉर्मूला 10 इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो दिस इज 3 अपॉन में √7। तो आंसर बन गया जी 30/√7 इज द रेडियस। और इतने सेंटीमीटर में, क्योंकि एच को मैंने सेंटीमीटर में लिया है ना, इतने सेंटीमीटर हमारे पास इसका रेडियस आ गया। कई क्वेश्चन सभी को समझ में आया भाई? क्वेश्चन पल्ले पड़ा सभी को? नहीं पड़ा? ये जबरदस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है जी, वन ऑफ द Yes, बेस्ट sir. क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया जी। फिर मैं लैंग्वेज चेंज करके बताऊंगा, वो क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में पूछे गए, ऐसे डिट्टो क्वेश्चन था जी, सेम डिट्टो क्वेश्चन। सबको बात समझ आ गई? परिणीता जी बात समझ आई आपको कुछ कुछ? सर मुझे हाँ एक बोलिए। चीज पूछनी थी। बिल्कुल जी, आप दो बातें पूछेंगे। सर जैसे ये भी तो ट्रायंगल ही हुआ ना, जैसे आर वाला जिसमें, तो हमने उसको परपेंडिकुलर क्यों नहीं आर को ले लिया, 3 हो जाता। ऐसा इसलिए बात है जी, पहले एक बार नोट कर लो फिर बात है। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है ना, फिर बताऊंगा जी। आपने जो बात, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा जी, ऐसा कई लोगों के दिमाग में और भी बात आई होगी शायद, तो उनको बताऊंगा जी। एक बार प्लीज सभी लोग नोट कर लो भाई। और किसी के दिमाग में कोई और डाउट इसके अलावा? किसी और दिमाग में कोई डाउट आया ऐसा करके, जबरदस्त डाउट कोई इसी दिमाग में आया हो जी? हर्षिता जी बात समझ आ गई जी? हेलो हर्षिता जी, आवाज नहीं आई आपकी। हर्षिता का माइक खराब है। अर्जुन सिंह जी बात समझ आ गई आपको? अभी अर्जुन, यस सर, आ गई। एक बार नोट कर लो, फिर मैं परिणीता जी जो बात पूछी है वो डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। एक बार सभी लोग नोट कर लो उसको जी। नोट करते हैं मुझे इन्फॉर्म कर देना जी, तो जल्दी नोट करना फटाफट। नोट फटाफट फास्ट एंड फास्ट करना सभी लोगों ने जी। क्योंकि आज हम लाइफ भी शुरू कर देंगे जी। हो गए नोट जी? Yes, sir. बाकी लोगों का भी नोट हो गया क्या? सर ये TIR की एप्लीकेशन भी है ना? बेटा TIR
एप्लीकेशन भी है उसकी। एप्लीकेशन ही है उसकी। सबने कर लिया नोट भाई? और बाकी लोगों ने नोट कर लिया क्या? यस सर, कर लिया। किसी का रहता नहीं है ना अभी? जल्दी करो नोट, जल्दी करो। 2 मिनट में मत लगाओ, जल्दी करो। अर्नव जी नोट कर लिया बेटा आपने? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया जी। अब चलो जी, एक क्वेश्चन जो परिणीता ने पूछा वो डिस्कस करते हैं जी। ठीक है, देखो जी क्या पूछा। परिणीता ने पूछा कि देखो जी, आप यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और सी के सामने परपेंडिकुलर है, तो आर्क के लिए में 3 क्यों नहीं लिख दीजिए? आर्क 3 हो जाता है वैसे भी, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि ये ट्राइंगल में सी ये रहा, इस ट्राइंगल का सी ये रहा, सी के सामने 3 ही होना चाहिए, तो सी के सामने 3 होना चाहिए। तो इसको अगर 3 कर दो तो क्वेश्चन खत्म, हमारा यही तो क्वेश्चन खत्म थी। तो ये क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन आपका परिणीता जी? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाकी लोग क्वेश्चन समझ गए? परिणीता का क्वेश्चन क्या है? हेलो सर, एक बार रिपीट कर दो, सुनाई नहीं दिया। सुनाई दे बेटे, कान तेज रखो। बेटे परिणीता ने क्वेश्चन ये पूछा कि आपने सर ये ट्राइंगल बनाया, ये वाला अलग से ट्राइंगल बनाया, तो इस ये सी और ये सी तो सेम है अनुराग जी, है कि नहीं है? यस सर। तो इस सी के सामने अगर यहाँ पर, इस वाले सी के सामने अगर यहाँ पर 3 है, तो इस सी के सामने भी तो ये 3 ही तो हुआ। हमने तो आंसर 30/√7 निकाल दिया। तो ये हमने ये ऐसा क्यों, भेदभाव क्यों? दैट इज द क्वेश्चन आस्क्ड, दैट इज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय। बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से सुनो। तो परिणीता जी ध्यान से सुनना, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है। इनकी साइड्स बराबर नहीं है, रेशो बराबर है। जैसे इस वाले केस में अगर हम tan c निकालेंगे और इस वाले केस में tan c निकालेंगे, रेशो बराबर आएगा, नो डाउट। लेकिन ट्राइंगल की साइड्स बराबर नहीं होंगी। जैसे कि इस वाले केस में देखो ना, ये जो बेस है इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, जबकि इस वाले केस में जब हमने बेस निकाला तो कितना आया जी? √7 आया परिणीता जी। यस सर। ठीक है ना? तो ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है। इसमें tan c का रेशियो निकालोगे, इसमें tan c का रेशियो निकालोगे तो रेशियो बराबर होगा, लेकिन साइड्स अलग अलग हो सकती हैं। क्योंकि अगर इसका बेस 10 है तो उसके अकॉर्डिंग इसका परपेंडिकुलर आएगा जी। इसका अगर बेस हमारे पास √7 है तो उसके अकॉर्डिंग इसका परपेंडिकुलर आएगा। तो इनके जो वैल्यूज आएंगी आर्म्स की, साइड्स की जो लंबाई आएंगी वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन उन साइड्स का जो रेशियो आएगा वो रेशियो सेम आएगा जी। क्या बात समझ में आती है को परिणीता जी और बाकी लोगों को? यस सर। और बाकी लोगों को भाई? यस सर, समझ गया। कई लोगों तो क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन में हम डिस्कस ही क्या कर रहे थे जी। आया समझे कि नहीं आया अभी? आ गया भाई? आयुष भाई आवाज आ रही है मेरी? ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा था दीजिए ने। कई बच्चों को ऐसी कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान रखना कि ये ट्राइंगल में अगर ये 3 है तो इसमें ऐसा नहीं कि 3 हो जाएगा जी, कि साइड्स अलग अलग होंगी। हाँ, रेशियो बराबर हो सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल हमने सिमिलर बनाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? सबको बात समझ आ गई भाई? अर्नव जी बात समझ आ गई? यस सर। और बाकी लोगों को बात समझ आ गई भाई? शिवांश, शालू जी आपको बात समझ आ गई है? साइमा जी, इंदु, नीतू, किशन, सबको पॉइंट क्लियर है भाई? आगे बढ़े। हर्षिता कोहली जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में कर दोगे ना? अब सुनो जी आगे। अब हमारे देखो अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला एप्लीकेशन क्या है? अगली इसकी एप्लीकेशन थी ऑप्टिकल फाइबर। तो TIR की जो हमारी अगली एप्लीकेशन है उसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। क्या आप लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर देखा किसी ने? आप लोगों ने कभी ऑप्टिकल फाइबर देखा क्या किसी ने? सर। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, किसी को पता है क्या? व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर? एक्चुअल में क्या होता है ये जो होता है ऑप्टिकल फाइबर? देखो क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर, प्लास्टिक के या ग्लास के, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, उसे प्लास्टिक के या ग्लास का
एक लॉन्ग फाइबर्स होते हैं जिनका रेडियस बहुत छोटा सा होता है जी, बहुत छोटा सा, इतना छोटा होता है कि आपका जो सर का बाल है ना उसको उसमें एंटर करवाना बड़ा मुश्किल होता है जी। मतलब एंटर तो कर जाएगा पर इट टेक सम टाइम। तो अगर हम बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर्स देखो जी क्या होते हैं, लॉन्ग फाइबर्स होते हैं ग्लास के या प्लास्टिक के, बहुत लंबे लंबे रेशे होते हैं जी। और उनके जो एरिया होता है ना, बीच का जो अंदर का एरिया होता है, जो रेडियस होता है बहुत थिन होता है जी। ये रेडियस बहुत थिन होता है जी, इज अ वेरी थिन रेडियस। ये रेडियस बड़ा थिन होता है जी, ठीक है जी। और ये बहुत सारे कामों में यूज करते हैं हम लोग जी। इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं पहले बताता हूँ जी। अभी इसको हम लोग यूज करते हैं डेकोरेशन में। और डेकोरेशन में कैसे यूज करते हैं आपको मैं बताता हूँ जी। आपने कई बार देखा हुआ कि कई बार होता है ना, जब हमारी बाइक जाती है, गाड़ी रुकती है, रेड लाइट पर गाड़ी रुकती है हमारी, ये जो हमारे आस पड़ोस में बाजार लगता है, मंगल बाजार, सोम बाजार, बुध बाजार, उसमें देखा हुआ कि बहुत सारे ना ऐसे प्लास्टिक के ना, प्लास्टिक होती है, व्हाइट प्लास्टिक होती है एकदम व्हाइट कलर की, उसमें ऐसा करके ना ऐसे करके रेशे निकल रहे होते हैं। और उसका उसका जो टिप होता है, टिप टिप, ये टिप बहुत चमक रहा होता है, एकदम टिप बड़ा चमकदार होता है जी। और सभी टिप से ना अंदर से लाइट आपको नजर नहीं आती है, पर टिप से लाइट बाहर निकल रही होती है। ऐसे बहुत सारे गिलास के रेशे होते हैं जिनकी टिप से लाइट बाहर निकल रही होती है। क्या किसी ने देखा क्या? यस सर देखा है। बहुत हर जगह मिलते हैं जी, हर मार्केट में मिलते हैं जी। और लोग खरीदते भी डेकोरेशन के लिए खरीदते हैं इसको जी। आजकल जैसे आपका फेस्टिवल दिवाली आ रही है जी, तो उसके लिए लोग बहुत सारे लेते हैं जी। ऐसे करके बहुत सारे पतले पतले रेशे होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, और उसके अंदर लाइट जा रही होती है, और उसके टिप से ना लाइट एनर्जी बाहर निकल रही होती है, अलग अलग कलर की। नहीं देखा किसी आप लोगों ने जी? आवाज नहीं आ सर रही? देखा है। बाकी लोगों ने देखा भाई? किसी ने? हो सकता किसी के घर में भी हो। देखा है सर। देखा, शादियों में लगा, तो शादियों में बाहर लगा के रखते हैं, पीली सी रोशनी निकल रही थी उसके बाहर से। तो ऐसे प्लास्टिक के होते हैं, उसके अंदर से लाइट ऐसे करके यूज आके, और इसके टिप से ऐसे करके बाहर निकल रही होती है। ये प्लास्टिक के बने होते हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर ही होते हैं। तो इनका यूज होता है डेकोरेशन के अंदर यूज होता है। एक इनका यूज होता है कम्युनिकेशन में। इनका जो मेन यूज है ना, वो कम्युनिकेशन में यूज है। जो मेन इसका यूज होता है वो कम्युनिकेशन में यूज होता है, कम्युनिकेशन। आपको पता कि जैसे हमारे दिल्ली में एक एंड से लेके दूसरे एंड तक जब आप मोबाइल करते हो तो उसके सिग्नल कैसे ट्रेवल करते हैं? उसके सिग्नल कैसे ट्रेवल करते हैं? आवाज नहीं आ रही किसी की? नहीं। हमारे जो एरियाज होते हैं उसमें आपके जो मोबाइल फोन होते हैं उसके सिग्नल कैसे ट्रेवल करते हैं? रेडियो वेव्स में। रेडियो वेव में नहीं करते कभी भी। रेडियो फाइबर वेव में करते हैं, पर टावर टू मोबाइल फोन करते हैं बस। टावर को सिग्नल कैसे ट्रांसमिट किया जाता है? टावर से, वायर्स के थ्रू। वायरस के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर होता है जी। अच्छा चलो एक बात बताओ, अगर एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट में कम्युनिकेशन करना है वो किसके जरिए होता है? एक स्टेट से लेके दूसरे स्टेट में अगर हमें कम्युनिकेशन करना है वो किसके जरिए होता है? वो सैटेलाइट के थ्रू होता है या फिर वायर्स के थ्रू होता है, केबल के थ्रू होता है? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? हाँ जी। सर पास में है तो केबल्स के थ्रू हो सकता है। अच्छा सर अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तब होता है सैटेलाइट। एक कंट्री से लेके दूसरी कंट्री तक, जैसे मान लो यहाँ से फोन करना है और यूएस तक फोन करना है, किसके किसके जरिए होता है? सैटेलाइट। 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 अब मैं आपको बात कर रहा हूँ, शॉकिंग पॉइंट है लेकिन ध्यान से सुनना जी। जितना भी हमारा टेलीकम्युनिकेशन है, जितना भी टेलीकम्युनिकेशन है, चाहे यहाँ से लेके आपका यूएस तक फोन जा रहा है जी, कहीं भी जा रहा हूँ जी, सब केबल के थ्रू चलता है जी। कोई भी फोन ऐसा नहीं है जो आप लोग यूज करते हो मोबाइल फोन और जो सैटेलाइट के थ्रू होती है। सैटेलाइट के थ्रू कोई फोन नहीं है जी हमारा। सैटेलाइट के थ्रू सिर्फ सिग्नल्स वो होते हैं जो सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं। जो लोग होते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो अपनी सेना होती है, जो डिफेंस में होते हैं, उनके पास अलग से फोन होते हैं, सैटेलाइट फोन, वो अलग होते हैं। आपका पूरा मोबाइल कम्युनिकेशन, चाहे वो अपनी कंट्री हो, चाहे पड़ोस की कंट्री हो, चाहे आपस में कनेक्शन हो, कोई भी कनेक्शन हो, सारा का सारा कनेक्शन जो चल रहा है ना, हमारे समुद्र के अंदर से भी ये केबल वायर्स जा रही है। आपको पता है केबल की गहराई, जो आपकी समुद्र की गहराई है ना, उसके अंदर से भी केबल वायर पास कर रही थी।
पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया के मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है वो अभी सिर्फ किसकी वजह से चल रहा है, इन ऑप्टिकल फाइबर की वजह से चल रहा है, सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर की। और जो ये ऑप्टिकल फाइबर है ना, ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसको करने में कम से कम 15 साल लगते हैं जी, 10-12 साल, उससे जब भी ज्यादा साल लगते हैं जी। मेरा एक फ्रेंड है जो पिछले 6 सालों से इसी में है जी, और अभी भी उसकी पीएचडी पूरी नहीं हुई है जी। तो ये बहुत ही घना, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जी। बहुत सारे लोग इसमें आजकल रिसर्च करते हैं जी ऑप्टिकल फाइबर में। तो हमारा जितना भी नेटवर्क चलता है ना, वो सैटेलाइट फोन के द्वारा चलता ही नहीं है जी। हम लोग जो बातें सारी करते हैं वो सारा का सारा ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही चला जाता है जी। तो कोई भी सैटेलाइट के थ्रू नहीं आता जी। जो आपके घर में टीवी सिग्नल आते हैं ना, वो सैटेलाइट से आते हैं जी, लेकिन आपके घर में जो मोबाइल सिग्नल आते हैं ना, वो कभी भी इससे नहीं आते जी। वो हमेशा किससे चलेंगे जी, ऑप्टिकल फाइबर से ही चलेंगे, सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर। तो इनका यूज होता है डेकोरेशन में, इनका यूज होता है कम्युनिकेशन में, मेन इसका यूज यही है कम्युनिकेशन में जी। और इनका यूज एक मेडिकल में भी टर्म होती है, उसको बोलते हैं एंडोस्कोपी। नाम सुना आप लोगों ने एंडोस्कोपी? जो लोग बायो पढ़ते हैं वो पता हुआ एंडोस्कोपी। किसने सुना भी नाम एंडोस्कोपी का? मेडिकल टर्म है एंडोस्कोपी। बॉडी के अंदर जहाँ पे स्टोन्स वगैरह होते हैं ना, उसको पता लगाने के लिए कहीं पर रुकावट, कहाँ पर रुकावट है, हम लोग इसी कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, मतलब इसी मेथड का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर की। और इस टर्म को मेडिकल टर्म में बोलते हैं एंडोस्कोपी की। तो इन 3 जगह हम लोग ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज करते हैं। किस किस में करते हैं? डेकोरेशन में करते हैं, कम्युनिकेशन में करते हैं, और बॉडी के अंदर जो उसके इंटीरियर पार्ट्स होते हैं उसको देखने के लिए या स्टोन्स वगैरह देखने के लिए हम लोग एंडोस्कोपी में इसका यूज करते हैं। पर ये ऑप्टिकल फाइबर में होता क्या है जिससे सारी काम हम लोग कर पाते हैं? इसमें होता क्या एक्चुअल में? PIR। तो समझते हैं। ऐसा करो जी, आप परिणीति जी आप भी ध्यान सुनना। हम लोग मीटिंग चेंज कर रहे हैं, नेक्स्ट मीटिंग का पासवर्ड आईडी सेम है जी, सेम पासवर्ड सेम आईडी। तो मीटिंग में चेंज करके नई मीटिंग शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपने सेम मीटिंग में ज्वाइन करना है उसी पासवर्ड से और उसी आईडी से। तो मैं शुरू करता हूँ न्यू मीटिंग, इसको मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है जी? चलिए ज्वाइन द नेक्स्ट मीटिंग फटाफट।